सो हे गाइस, मज़ा आने वाला इस एपिसोड में। मतलब रेसिंग में जो चीज़ें हुई उसके बाद जो चीज़ें होने वाली, सच में मज़ा आ जाएगा देखकर कि आखिर चल क्या रहा है। और इस एपिसोड में सच में मतलब नेक्स्ट लेवल जाने वाला है भाई, मज़ा आ जाएगा। और नहीं सोचा था कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कुछ देखने को मिलेगा, और सच में कुछ बवाल हो रखा है, सच में मज़ा आने वाला है। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पूरा का पूरा स्टोरी को वॉच करना। इस चैनल पर आपको आगे और भी बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो कि नेक्स्ट लेवल होंगी, और कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर आए जो आपके हार्ट को टच कर जाए। मज़ा आएगा देखकर कि आखिर स्टोरी में आगे होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस स्टोरी उस लेवल पे जाएगी जो शायद हमने नहीं सोची होगी। और गाइस, आप लोगों का दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। सच में आई लव यू, थैंक यू गाइस। मतलब भाई सही है, आप लोगों का सपोर्ट है, थैंक यू। एंड इस एपिसोड में जो होने वाला है सच में मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस उस लेवल पे स्टोरी है जो हमने शायद नहीं सोची थी, और जो क्या आहन जान से मार देगा इन दोनों को, क्या होगा भाई। सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। सुमान शर्त भूलने का नाटक करता है और जान की बाजी मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में आहान सुमांश को थप्पड़ मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सुमांश जमीन पर लेटकर रोने बिलखने लगता है। विप्लव बहुत घबराया होता है और उसे 2 बॉडीगार्ड्स प्रोटेक्शन देते हैं। आहान के अटैक से वो दोनों भी पीछे हट जाते हैं और विप्लव अकेला रह जाता है। विप्लव बहुत घबराया हुआ होता है और आहान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, पर आहान नहीं मानता और वो उसकी जान लेना चाहता है। जब विप्लव सारी उम्मीद खो देता है तब उसके पास एक कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर विप्लव के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसे बचने की उम्मीद नजर आती है। उसे ऐसे देखकर आहान रुक जाता है। जैसे ही आहान रुकता है, विप्लव कॉल आंसर करता है। कॉल आंसर करते ही उसकी स्क्रीन पर एक इमेज आती है। ये वीडियो कॉल उसके पिता अरविंद बनर्जी का होता है। मुझे अभी पता चला है कि तुम रेस और 10 करोड़ रुपए हार गए हो, अरविंद ने गुस्से में कहा। बनर्जी परिवार भले ही बहुत अमीर था, पर फिर भी 10 करोड़ रुपए उनके लिए भी बहुत बड़ी रकम थी, और उनका बेटा सच में ये पैसे हार गया था, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। यस डैड, आपने सही सुना है। आहान विप्लव के करीब आ रहा था, इसलिए उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपने डैड को यहाँ की सिचुएशन समझाने ही वाला था कि उतने में ही उसके पिता ने कहा, ये क्या बकवास है, तुमने तो कहा था कि सामने वाले की कोई रेसिंग आइडेंटिटी नहीं है और तुम उसे आसानी से हरा दोगे। इतने कॉन्फिडेंस के बाद तुम हार कैसे गए? मेरे 10 करोड़ ऐसे ही उड़ाने के लिए नहीं है। विप्लव ने पैसे अपनी फैमिली से मांगे थे, और तब उसने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया था कि ये राउंड वो ही जीतेगा। इस कॉन्फिडेंस की वजह से अरविंद ने उसे पैसे दिए थे, पर अब विप्लव हार गया था, इसलिए उसके डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छे से पता करवाया था, इसकी कोई रेसिंग हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर इसका कोई रिकॉर्ड होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। ये लड़का कुछ और ही है, टॉप रैंकिंग का रेसर, इसके सामने कुछ नहीं है। विप्लव ने अपने डैड को समझाने की कोशिश की। नॉनसेंस, तुम किसी काम के नहीं हो। अरविंद का चेहरा गुस्से में उबल रहा था और वो स्क्रीन से ही विप्लव को थप्पड़ मारना चाहता था। अरविंद ने हमेशा विप्लव को प्रोटेक्ट किया था और फैमिली के सामने उसकी गलतियों को जस्टिफाई किया था, पर इस बार विप्लव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और साथ में अरविंद को भी फंसा दिया था। डैड, इस वक्त ये सब बात करने का वक्त नहीं है। मैं फ्यूचर में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। आहान मुझे जान से मार देगा। आप मुझे बचाने का कोई तरीका सोचो। इस वक्त विप्लव को उसके पिता की फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वो सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। विप्लव बात अपने डैड से कर रहा था, पर उसकी नजरें आहान की तरफ थी। वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता है? अरविंद ने पूछा। वो सोच रहा था कि आहान को पैसे तो मिल ही जाएंगे, फिर वो विप्लव की जान क्यों लेना चाहता है? वो दरअसल डैड, बात ये है कि
विप्लव हकलाने लगा। जो बोलना है साफ साफ बोलो। और ओबेन ने गुस्से में कहा, वो डैड 10 करोड़ के साथ शर्त मेरी और सुमांश की जान की भी थी। विप्लव ने कहा, क्या यूजलेस इंसान, अरे तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? ये बात सुनते ही औरोबिंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो विप्लव को गाली देने से भी नहीं हिचकिचाया। बेवकूफ कथे, अरे 10 करोड़ और जान की बाजी कौन लगाता है? मारो अब तुम मरो। औरोबिंद ने कहा, डैड प्लीज ऐसे मत बोलिए, आप मेरी आगे उभी तो डैड। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मुझसे गलती हो गई डैड। विप्लव सिसकने लगा। उस लड़के आहान से मेरी बात करवाओ। अपने बेटे के आंसू देखकर औरोबिंद ने कहा, भले ही वो इस वक्त बहुत गुस्से में थे, पर उसके लिए अपने बेटे का साथ देना बहुत जरूरी था। विप्लव एक अच्छा कार रेसर तो था ही, इसके साथ ही उसके स्किल्स की वजह से उसके परिवार को बहुत फायदा भी होता था। अगर वो फायदा चाहते थे तो विप्लव का सेफली घर आना जरूरी था। विप्लव ने तुरंत फोन का कैमरा आहान की तरफ कर दिया। औरोबिंद ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। आप हैं मिस्टर आहान रायजादा। यंग मैन, मेरा नाम औरोबिंद बैनर्जी है और मैं विप्लव का फादर हूँ। औरोबिंद ने बहुत कामली कहा। उनके चेहरे पर एरोगेंस की जगह स्माइल थी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद पॉज के बाद औरोबिंद ने कहा, ऐसा है कि मैं सारी सिचुएशन समझ गया। सारी गलती मेरे बेटे की है। मिस्टर हान, बात यह है कि मेरा बेटा नादान है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। आपका दिल इतना बड़ा तो होगा ही। औरोबिंद की टोन बहुत सिंपल और जेंटल थी। अगर माफी मांगने से सब कुछ हो जाता, फिर अगली बार आप कोई शर्त जीचाए और सामने वाला आपसे माफी मांग ले तो आप उसे माफ कर देना। ठीक है मिस्टर बैनर्जी, ऐसा हो सकता है ना? आहान ने सार्कास्टिकली कहा। वो औरोबिंद ने कुछ नहीं कहा। आहान जो कह रहा था वो गलत नहीं था। कोई भी शर्त के बदले माफी से नहीं मान सकता था। मिस्टर आहान, तो फिर आप क्या चाहते हैं? औरोबिंद ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपका बेटा अपनी शर्त पूरी करे। आहान ने कहा। मिस्टर आहान, वो कहावत है ना कि रात गई बात गई, इस बात को जाने दीजिए। विप्लव का बात फोड़ने के नाते मैं आपसे माफी मांगता और आपको 10 करोड़ रुपए भी दूंगा। फिर भी आप मेरे बेटे की जान चाहते हैं? औरोबिंद ने पूछा। उसे नहीं लगा था कि आहान इस बात को लेकर इतना जिद करेगा। ना आपकी बातों में नहीं आने वाला। जब से आपके बेटे ने वो सारी बातें कही है, तब से मैंने उसे मारने का मन बना लिया है। आहान ने कहा। बातें? ऐसा भी क्या कह दिया मेरे बेटे ने? औरोबिंद ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, उसने मुझे गाली दी और बोला कि मैं उसके साथ फाइट करने के लायक नहीं। इसके अलावा उसने ये भी बोला कि अगर ये मनाली नहीं होता तो वो मुझे जान से मार देता। आहान ने कहा। व्हाट? इडियट, स्टूपिड। औरोबिंद जोर जोर से गालियां देने लगा। इस बार वो जिसे गाली दे रहा था वो उसका अपना बेटा था। अपने पिता के गुस्से से विप्लव का पूरा शरीर कांप रहा था। अगर वो कार का सहारा लेकर खड़ा नहीं होता तो वो अब तक जमीन पर गिर चुका होता। मिस्टर आहान, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। मैं इतनी बेइज्जती के बाद किसी को जानने नहीं देता कि मेरा बेटा है। हम कोई बीच का सॉल्यूशन तो ढूंढ ही सकते हैं ना? औरोबिंद ने कहा। अपने गुस्से को शांत करके वो लगातार आहान को मनाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर आप इतने सिंसियर हैं तो फिर मैं भी अनरीजनेबल नहीं हो सकता। हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा। जो भी आप बोलेंगे हमें मंजूर है। औरोबिंद ने कहा। पहले सुन तो लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। शायद आपको ही कोई लोग मानने से इनकार करते। आहान ने कहा और डेविल स्माइल दी।
आज किसी की तो जान जाएगी, तो आपका बेटा होगा या उसका चमचा सुमाज, यही मैं नहीं चाहता। आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मरेगा और कैसे मरेगा। तरीका कोई भी हो सकता है, मैं बस रिजल्ट्स चाहता। आहान ने कहा, इतना ही नहीं, आपके रेसर्स ने मनाली के रेसर्स की बहुत बेइज्जती की है, इसलिए अब उन्हें अपने घटनों पर बैठकर तब तक माफी मांगी होगी जब तक मनाली के रेसर्स उन्हें माफ नहीं करते थे। आहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये बात सुनकर गैंगटॉक के ड्राइवर्स को बहुत बुरा लगा। उन्हें लग रहा था कि ये बहुत इंसल्टिंग है। भले ही उनका स्टेटस विप्लव जैसा नहीं था, फिर भी कुछ तो स्टेटस उनका भी था। विप्लव जो पास में खड़ा था सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। आहान की बात सुनकर उसे लगा कि वो बच सकता है। सुमांश, जो इस वक्त जमीन पर लेटा हुआ था, वो तुरंत खड़ा हो गया। वो जानता था कि अगर विप्लव और उसमें से किसी को बचाने के लिए चुनना होगा तो वो विप्लव ही होगा। अब तक जो मौत की तलवार विप्लव पर लटक रही थी, अब सुमांश के ऊपर आ गई थी, और सुमांश के पास तो बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुमांश ने कहा, और उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ मयूर, दीक्षांत और मनाली के बाकी रेसर्स बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल रहा था। इतने देर से वो बस सर झुकाकर खड़े थे, पर अब फाइनली गैंगटॉक के रेसर्स उनके सामने सर झुकाने वाले थे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मिस्टर आहान? और ओबिन ने कहा, मुझे जो कहना था कि मैंने कह दिया वो, ठीक है? दोनों में से किसी एक को सुनाओ। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। मैं अपना पूरा वक्त आप लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। आहान ने कहा, हम आगे भी तो डिस्कस कर सकते हैं। और ओबिन ने कहा, 10। आहान ने और ओबिन की बात का जवाब नहीं दिया और काउंटडाउन शुरू कर दिया। 9, 8। मिस्टर आहान, अगर ऐसा ही रहा तो फिर आप हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और ओबिन ने कहा, वो अब अपना सब्र खो चुका था और अब उसे गुस्सा आ रहा था। 7, 6। आहान को फिर भी उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने काउंटिंग शुरू की। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, माना आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, पर आपसे स्ट्रांग बैकग्राउंड वाले लोग हैं इस दुनिया में। मैं किसी को भी पैसे देकर आपको मरवा सकता हूँ और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। और ओबिन बार बार आहान को धमकी दे रहा था। 3, 2, 1। आहान को और ओबिन की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हमेशा की तरह शांत था। यह देखकर विप्लव और सुमांश दोनों हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आहान जैसे निडर लड़के से कभी मिलेंगे। विप्लव और सुमांश हमेशा से पैसों में घिरे रहे थे और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा एरोगेंटली घूमते थे और किसी को ज्यादा भाव नहीं देते थे। पर आहान को देखकर उन्हें आज समझ आ गया था कि असल में एरोगेंट होना किसे कहते हैं। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। फर्स्ट प्राइज जीतने से भी ज्यादा थ्रिलिंग। मयूर ने कहा और हंसने लगा। इससे पहले आहान 0 बोलता और ओबिन ने कहा, रुक जा। और ओबिन समझ चुका था कि अब आहान का मन नहीं बदल सकता। अगर आप मेरे बेटे को जाने दोगे तो फिर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। और ओबिन ने कहा, उसे एक को चुनना था तो वो अपने बेटे को ही चुनने वाला था। अब आपने फैसला कर लिया है तो अच्छी बात है, पर याद रखना कि ये आपका दूसरा मौका है। तब अगर आपने कोई नाटक किया तो फिर आपको तीसरा मौका नहीं मिलेगा, बल्कि मैं सीधा एक्शन लूंगा। उसके बाद उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? आहान ने कहा, आहा ठीक है, जैसा आप बोलो। और ओबिन ने कहा, डैड आप इसकी बात ऐसे कैसे मान सकते हैं? अगर हमने इसकी बात मान ली तो फिर रेसिंग वर्ल्ड में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और ऐसे तो ये हमसे कुछ भी करवा सकता है। विप्लव ने कहा, तुम चुप रहो। ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है वो काफी नहीं है क्या? चौहान के अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हो? और ओबिन ने गुस्से में कहा। और ओबिन जानता था कि इस बात से उसकी बदनामी हो जाएगी, पर उसके पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आहान इस वक्त दोनों को डेथ स्टे दे रहा था।
क्या आहान इस बात को जाने देगा? क्या इस शर्त के चक्कर में जाएगी एक जान? विप्लव के पिता उसे कॉल करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। वो आहान से शर्त के बारे में नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं और आहान मान जाता है। वो कहता है कि सुमांश या विप्लव, उनमें से किसी एक को जान देनी पड़ेगी। विप्लव, अपने बॉडीगार्ड से कहो कि वो सुमांश को तुरंत जान से मार दे। और ओबिन ने धीरे से ऑर्डर दिया। उसे डर था कि कहीं आहान अपनी बात से पीछे ना हट जाए। विप्लव ने अपने डैड की बात सुनी, पर वो ना अपनी जगह से हिला और ना ही उसने अपने बॉडीगार्ड को कोई ऑर्डर दिया। मास्टर, मास्टर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मास्टर, मेरी जान मत लीजिए, सुमांश ने कहा। उसे समझ गया था कि अब वो बलि का बकरा बनने वाला था। ए, कहाँ मर गए हो तुम लोग? मैं तुम लोगों को मुझ छुपाने के पैसे देता हूँ क्या? और ओबिन बॉडीगार्ड्स को बुलाने के लिए फोन से ही चिल्लाया। हाँ 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 मास्टर। जो बॉडीगार्ड जिस पर जमीन पर लेटे हुए थे वो उठकर खड़े हो गए और भागकर कैमरे के आगे आए। दोनों ने रिस्पेक्टफुली और ओबिन को देखकर बो किया। सुमांश को खत्म कर दो। और ओबिन ने ऑर्डर दिया। यस मास्टर, योर विशेस आर कमांड। उन दोनों ने कहा। वो दोनों सुमांश को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो भी गैंगटॉक का ही था और वो सुमांश को भी अपना बॉस मानते थे। पर अरविंद के ऑर्डर के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बिग मास्टर प्लीज मेरी इजाजत बख्श दीजिए, मुझे मेरी फैमिली की खातिर छोड़ दीजिए प्लीज। सुमांश हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। किसी ने सुमांश की बात नहीं सुनी और ना ही कोई उसकी मदद करने आगे आया। इस वक्त सुमांश के कानों में वही बातें गूंज रही थी जो उसने आहान से कही थी। सुमांश को अपने बेवकूफी पर अब पछतावा हो रहा था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। बॉडीगार्ड को अपने पास आता देख सुमांश पीछे हटने लगा क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। वो ज्यादा देर तक क्रॉल नहीं कर पाया और ना ही अपनी स्पीड बढ़ा पाया। फाइनली बॉडीगार्ड उसके सामने आया और उसने अपना चाकू निकाला। एक ही झटके में सुमांश की गर्दन पर उसने वार किया और सुमांश की सांसें तुरंत रुक गई। सुमांश को चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला था। सब शॉक में थे। सुमांश की मौत की वजह से सब घबरा गए थे। विप्लव तो नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसने अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल को और दोस्त को मरते देखा था। जब वो गैंगटॉक से निकला था तब उसने सोचा था कि वो रेस जीत कर आएगा, पर उसे क्या पता था कि वो एक दोस्ती हार जाएगा। सुमांश मर चुका था, वो भी किसी और के शहर में अपने लोगों के बीच, विप्लव के आदमियों के हाथों। एक इंसान के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। कंटिन्यू, आहान ने कहा। आहान की पर्सनालिटी ऐसी ही थी। जब तक उसे कोई ऑफेंड नहीं करता था वो उसे कुछ नहीं कहता, पर एक बार किसी ने उसे ऑफेंड किया तो फिर वो उसे नहीं छोड़ता। आहान उन्हें मातम मनाने का वक्त भी नहीं दे रहा था। आहान की बात सुनकर विप्लव, जो अब तक दोस्त को खोने का दुख मना रहा था, वापस रियलिटी में आया। अभी तक आहान का बदला पूरा नहीं हुआ था। आहान का एक शब्द ही सबको डराने के लिए काफी था। अभी जो सुमांश के साथ हुआ था वो देखकर वैसे भी सब दहल गए थे, तो अब आहान के औरत से वो कैसे बच सकते थे। मिस्टर आहान, क्या ये मुमकिन है कि हम आगे ना बढ़े? और ओबिन ने एक बार फिर कोशिश की कि वो आहान को बना पाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको तीसरा मौका नहीं दूंगा। आप क्या चाहते हैं, मैं कोई एक्शन लूं? आहान ने उसे धमकी दी। आहान की बात सुनने के बाद और ओबिन को बहुत गुस्सा आया। उसे लग रहा था कि जैसे बहुत सालों का गुस्सा उसे आज ही आ गया था। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा छुपाया और विप्लव से कहा, अबे नालायक लड़के, जल्दी से मिस्टर आहान से माफी मांगो। अगर बात उसके बेटे की जान की नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करता। मैं माफी नहीं मांगूंगा, विप्लव ने कहा। इस वक्त उसे अपने नाम की ज्यादा फिक्र थी। वो यहाँ रेस जीतने आया था, न ही अपना नाम गंवाने। उसे लगा कि अगर वो ये बात बोलेगा तो शायद उसके पिता कोई और रास्ता निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि और ओबिन ने गुस्से में कहा, बेवकूफ,
अगर तुम जिंदा गैंगटॉक आना चाहते हो तो इससे माफी मांग लो, और अगर मरना है तो ये कॉल कट कर दो। और रोबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर विप्लव ने अब और नाटक किया तो वो भूल जाएगा कि विप्लव उसका बेटा है और वो उसके हाल पर उसे छोड़ देगा। सर, आपको मास्टर की बात मान लेनी चाहिए, बॉडीगार्ड ने कहा। वो जानता था कि अगर विप्लव ने आहान की बात नहीं मानी तो आहान उसे जान से मार देगा। अगर ऐसा हो गया तो वो नहीं बच पाएगा। विप्लव की जान के साथ बॉडीगार्ड्स की जान जाना तय था। सर, इस वक्त जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मास्टर जो कह रहे हैं आपको वो बात मान लेनी चाहिए, दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा। उसे भी यही डर था कि आहान कोई एक्शन न ले ले, क्योंकि वो दोनों आहान के सामने चींटी के बराबर थे और आहान उन्हें आसानी से कुचल देता। जी, विप्लव ने आंखें बंद की और कहा। इस एक पल में विप्लव के शरीर से सारी जान निकल गई थी और वो बहुत इंसल्टेड फील कर रहा था। आज तक वो अपने स्टेटस की वजह से हवा में उड़ता था और आज वो जमीन पर घुटने टेकने वाला था। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, एक रेसर ने कहा। वो गैंगटॉक के बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था। मैं भी माफी नहीं मांगूंगा, ये सब विप्लव ने किया है तो वो ही माफी मांगे, दूसरे रेसर ने कहा। यह भी एक बड़ी एमएनसी के हाई पोस्ट पर था। ये लोग दूसरे शहर में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। लास्ट चांस, आहान ने कहा और सबको वार्न किया। बॉडीगार्ड्स, अगर इसमें से कोई भी खुद नहीं टेक कर हाथ जोड़कर माफी ना मांगे तो तुम उसकी टांगे तोड़ देना। एंड दिस इज माय ऑर्डर। और रोबिन ने स्क्रीन के थ्रू चिल्लाते हुए कहा। वो अपने बेटे की वजह से वैसे भी बहुत परेशान था। अब वो नया टंटा नहीं संभालना चाहता था। नॉर्मली वो इन रेसर्स को या उनकी फैमिली को ऑफेंड नहीं करता था, पर अब बात विप्लव के जान की थी। यस मास्टर, जैसा आप बोले, दोनों ने तुरंत कहा। सब जानते थे कि ये बॉडीगार्ड्स और रोबिन की कितनी बात मानते हैं, तो अब अगर किसी ने माफी नहीं मांगी तो दोनों सच में उसकी टांगे तोड़ देंगे। इसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग बैनर्जी की स्टेटस मैच नहीं कर सकते थे। सर, एक बॉडीगार्ड ने विप्लव से कहा। विप्लव हार कर अपने घुटने पर बैठ गया और शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई जान नहीं बची थी और वो बस एक कठपुतली की तरह ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ये देखकर ऑडियंस में काफी लोगों ने अपना कैमरा और फोन निकाल लिया और इस सीन को रिकॉर्ड करने लगे। उनके लिए ये सब बहुत एक्साइटिंग था। हर तरफ से फोटो कैप्चर होने की आवाज आ रही थी। तुम सब खड़े क्यों हो? मास्टर जो कह रहे हैं वो करो, या फिर हम हमारा ऑर्डर माने, बॉडीगार्ड ने बाकी रेसर्स से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर एक एक करके रेसर्स ने अपने घुटने टेक दिए। लास्ट में बस 2 ही लोग खड़े रहे और वो नहीं बैठे। उनकी गर्दन जरूर झुकी हुई थी। सबका मतलब सब होता है, आहान ने उन दोनों को देखते हुए कहा। दोनों बॉडीगार्ड्स ने 1 मिनट इंतजार किया, पर फिर भी जब वो नहीं बैठे तब दोनों उनकी टांगे तोड़ने उनके पास जाने लगे। उन बॉडीगार्ड्स को अपने पास आता देख दोनों बहुत डर गए और तुरंत नीचे बैठ गए। मिस्टर आहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, विप्लव ने हाथ छोड़कर कहा। विप्लव की जो इस वक्त हालत थी, वो जीना ही नहीं चाहता था बल्कि मर जाना चाहता था। विप्लव ने ये बात आहान से आंखें बंद करके कही थी। विप्लव ने अपने एंसेस्टर्स को छोड़कर कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, पर आहान के सामने ये करना पड़ा उसे। सारे रेसर्स ने विप्लव के एक्शंस को फॉलो किया। आहान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने एक दिन ऐसा सीन भी आएगा। आहान ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह बिगाड़ लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मनाली के सारे रेसर्स से माफी मांगो, आहान ने कहा। विप्लव ने अपनी आंखें खोली और नफरत से आहान की तरफ देखा, पर बहुत जल्द उसकी नफरत पछतावे में बदल गई थी। इस वक्त हालत ये थी कि उसकी जान उसके हाथ में नहीं बल्कि आहान के हाथ में थी। वो आहान की बात नहीं टाल सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं मनाली के सारे रेसर्स से हाथ छोड़कर माफी मांगता।
मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम लोगों की इंसल्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं। बाकी के रेसर्स ने एक साथ बोला। जब विप्लव ने माफी मांग ली थी तो इस बात को टालने वाले वो कौन होते हैं? ये सीन मनाली के रेसर्स के दिल को सुकून दे रहा था। ऑडियंस ने इसके पूरे मजे लिए और इसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी की। और ओबेन ने जब सीन देखा तब उसे भी लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पहले गलती करो, फिर पछता और माफी मांगो, है ना? आहान ने सरकास्टिकली कहा। आहान की टोन की वजह से सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान इतना पत्थर दिल हो सकता है कि वो उन्हें सीधे तरीके से माफी न करे और ताना सुनाए। आज मनाली के स्टेडियम में सबने जो देखा था वो ये दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मिस्टर आहान, अब तो विप्लव और बाकी सब ने आपसे और बाकी सबसे भी माफी मांगी है। अब तो आप उसे जाने देंगे? और ओबेन ने पूछा। वो ये सब देख रहा था और फाइनली उसने ये सवाल पूछ लिया। Get lost। आहान ने अपना कैजुअली अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों को नहीं बल्कि मच्छरों को भगा रहा था। उन सब की ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि आहान का उन्हें ऐसे ट्रीट करना किसी को बुरा नहीं लगा। सब चुपचाप उठे और वहां से चले गए और ओबेन ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दोनों बॉडीगार्ड्स ने समांश की बॉडी को उठाया और उसे वहां से ले गए। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से आहान की चर्चा होने लगी। सबने ये सीन देखा और आहान के बारे में बात करने लगे। किसी ने तो आहान को नेशनल हीरो कह दिया था क्योंकि उसने मनाली के लोगों की इज्जत बचाई थी। कोई भी आहान को और उसकी रेसिंग स्किल्स के बारे में नहीं जानता था। कपूर फैमिली आहान के इन्फ्लुएंस को तो जानती थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आहान इतना अमेजिंग रेसर भी है। जतिन आहान को 10 करोड़ देने के लिए मान गया था क्योंकि वो उसे ये पैसे ऊ करता था। उन्हें लग रहा था कि वो आहान को जान जाए, पर असल में आहान को पूरी तरह कोई नहीं जानता था। मयूर, दीक्षांत और उनके बाकी साथी रूम में चले गए। वहीं कुछ देर आहान बाहर ही रहा। रूम में आने के बाद उन्होंने वेबसाइट पर आज का पूरा सीन अपडेट किया। आज जो कुछ भी हुआ था उसे पढ़ने के बाद बाकी के रेसर्स कैसे रिएक्ट करेंगे? बॉडीगार्ड सोमांश को मार देते हैं। विप्लव रोने लगता है, पर इतने में ही आहान उसे आगे की शर्त पूरी करने के लिए कहता है। बिना मन के सारे रेसर्स घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हैं। वो ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड महसूस करते हैं। मयूर रेस का पूरा अपडेट वेबसाइट पर पोस्ट करता है। अपडेट पोस्ट होते ही सबके अलग अलग रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। भैया, ऐसे लोगों को शर्त लगाना ही नहीं चाहिए जो बाद में मुकर जाएं। यह बहुत बुरी बात है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि पहले शर्त लगाए और फिर नहीं माने? ये गलत बात है। अगली बार इन गैंगटॉक रेसर्स को किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। अरे ये इंटरनेशनली हमारा नाम खराब कर देंगे। They don't deserve to be called car racers। लोगों का एक सेक्शन ऐसा था जो गैंगटॉक के रेसर्स को बॉयकॉट कर रहा था और दूसरा सेक्शन था जो आहान को नंबर 1 रेसर के साथ कंपेयर कर रहा था। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या ये नंबर 1 रेसर को हरा पाएगा। I am so excited to see the race between him and the number 1 racer। According to me, that will be the most thrilling race of all times। काश ऐसा हो पाए कि इसका मुकाबला नंबर 1 रेसर के साथ हो जाए। यह कितना एक्साइटिंग होगा। सट्टेबाजों का भी मौज हो जाएगा। जब भी कोई रेस जीतता है तो उसका कंपैरिजन उससे बेटर वाले के साथ किया जाता है। आहान के साथ भी यही हो रहा था, पर आहान को अभी भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर आहान को पता भी होता तो सब उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं तब भी आहान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। उसे नेम और फेम का ज्यादा चस्का नहीं था। फ्रेश होने के बाद आहान बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के प्राइवेट हॉल में आया, जहां पर मयूर, दीक्षांत और बाकी सब पहले से मौजूद थे। ब्रदर आहान आ गए हैं। ये सुनते ही सब खड़े हो गए और जोर से क्लैप करने लगे और हूटिंग करने लगे। ये सब देखकर आहान मुस्कुराया और उसने हाथ के इशारे से सबको ग्रीट किया।
सब शांत हो गए और आहान को देखकर मुस्कुराने लगे। आहान ने एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए थे। आहान आज का मेन कैरेक्टर होना डिजर्व करता था। सबके साथ कुछ वक्त स्पेंड करने के बाद आहान, मयूर और दीक्षांत दूसरे रूम में गए। ब्रदर आहान, व्हाट अमेजिंग स्किल्स यू हैव। आपको रेसिंग के बारे में कैसे पता है? मयूर ने पूछा। आहान के मार्शल आर्ट्स के बारे में तो वो जानता ही था, पर कार रेसिंग उसके लिए भी नया था। मयूर की ये बात सुनकर दीक्षांत ने भी अपने कान खड़े कर लिए और आहान की तरफ देखने लगा। वो भी आहान के बारे में जानना चाहता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भले ही बचपन से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग दी हो, पर मेरा सबसे बड़ा पैशन कार रेसिंग ही है। अपनी ट्रेनिंग के बाद मैंने अक्सर कुछ कार रेस के भी प्रैक्टिस किए हैं, आहान ने कहा। और वैसे भी मार्शल आर्ट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एंड्योरेंस की जरूरत है, इसलिए ये कार रेस जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, आहान ने कहा। हाँ, मैं समझता हूँ, मयूर ने कहा। ब्रदर आहान, आपको इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। भले ही कुछ भी हो, पर कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इस तरह नहीं कार चला सकता है। आप स्पेशल हो और आपके स्किल्स का कोई जवाब नहीं है, दीक्षांत ने कहा। कार रेस में बस एक स्पोर्ट ही तो है। जब तक सब खुश हैं तब तक सब सही है, आहान ने कैजुअली कहा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स की बात नहीं है। आपका नाम सब जानते हैं। आप सबके रोल मॉडल बन गए हो। आपको तो लोग नेशनल हीरो तक बोल रहे हैं, दीक्षांत ने कहा और वेबसाइट पर उसके बारे में ही चर्चे उसे दिखाए। ये तो सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो है जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, या फिर वो है जो क्राइम होने से रोकते हैं। मैं तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। इन नेशनल हीरोज के बिना शायद हम ये खूबसूरत पल ही नहीं जी पाएंगे, आहान ने कहा। मयूर और दीक्षांत ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। वो समझ गए थे कि आहान कैसा है। वो भले ही बाहर से बहुत टफ और स्ट्रॉन्ग था, पर अंदर से उसका दिल मूंग का था। वो भले ही दुश्मनों को जान से मारने के लिए तैयार रहता था, पर अपनों के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। इस वक्त एक प्राइवेट जेट आसमान में उड़ रहा था, जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे। उसमें 2 लड़कियां थी जो मेन अट्रैक्शन थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। एक लड़की ने ब्लू कलर का फुल लेंथ ड्रेस और पर्ल नेकलेस पहना था, और दूसरी लड़की ने व्हाइट कॉलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था। जिस लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसने दूसरे लड़के से पूछा, सहर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम? वो लड़की फॉरेन से आई थी, पर फिर भी उसके एक्सेंट में इंडियन टच था। डायना, हमें उसके बारे में ऐसा नहीं पता चल सकता। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। अगर मैंने किसी को उसे ढूंढने में भी लगा दिया ना, तो इतना इजीली हमें कुछ नहीं पता चल सकता, सहर ने कहा। या आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट इस बार मैं यहाँ खुद आई हूँ एंड आई वांट टू फाइंड हिम, डायना ने कहा। Gosh, डायना, व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट टू यू? वो बस एक मामूली सा इंसान है, नथिंग एल्स, सहर ने कहा। You are the princess from the imperial palace. The prince who chased you has so many people behind you. Have you ever thought that what will happen when they will get to know that you have come to India all the way from London for a single man? सहर ने कहा, I don't care. I just want to find him. डायना ने कहा। डायना की आवाज में डिटर्मिनेशन साफ साफ नजर आ रहा था। वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो बहुत वक्त से उसके सपनों में आ रहा था। सहर ने बहुत देर तक कुछ सोचा और फिर उसने डायना से कहा, डायना, अगर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो तुम कहना क्या चाहती हो? डायना ने पूछा। उसे सहर की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे मिलने के बाद अगर तुम्हें पता चला कि वो मैरिड है तो फिर तुम क्या करोगी? सहर ने पूछा। मैरी? डायना ने शौक होते हुए कहा। उसने इस वक्त शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। अगर वो मैरिड हुआ तब भी मैं उसकी लवर हो जाऊंगी, है ना कमाल की बात? डायना ने हंसते हुए कहा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस हो और तुम किसी मैरिड पर्सन की लवर बनना चाहती हो? सहर ने शौक में पूछा। प्रिंसेस भी तो ह्यूमन है,
अगर वो मैरिड होगा तब भी मैं उसे बताऊंगी दैट आई लाइक हिम अ लॉट, डायना ने कहा। डायना जितनी डेलिकेट नजर आ रही थी उतनी ही स्टबर्न भी थी। ऑल राइट, आई कांट आर्ग्यू विथ यू। जब हम पहुंच जाएंगे तब हम एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट की मदद से उसे ढूंढेंगे। पर लेट मी वार्न यू, उस बात को 8 साल हो चुके हैं। जरूरी नहीं है वो तुम्हें मिल जाए। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड डोंट गेट सैड व्हेन यू नो द ट्रूथ, ओके? सहर ने डायना को वार्न किया। वो डायना के सबसे ज्यादा करीब थी और उसे उसकी बहुत फिक्र होती थी। सूरज की किरणों से आसमान लाल हो चुका था। पायलट ने अनाउंस किया कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कुछ ही देर में फ्लैग रनवे पर चलने लगी और फिर रुक गई। हर हाइनेस, वी हैव अराइव्ड इन चंडीगढ़, इंडिया। हमें उतरने की तैयारी करनी चाहिए। ऑफिशियल्स और बिजनेस टाइकून्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हम चल सकते हैं? डायना की मेड ने कहा। हाँ, यस। डायना ने कहा और अपने बैग में इम्पोर्टेंट सामान पैक किया। इसके बाद वो खड़ी हो गई और उसकी मेड ने उसे कोट पहनाया और उसे एडजस्ट किया। इसके बाद उसने डायना को मेकअप टच दिया। इसके बाद डायना ने एक हैट पहनी और फ्लाइट से उतरने के लिए तैयार हुई। जब वो डोर के पास आई और डोर खुला तब उसने देखा कि सब उसे ग्रीट करने के लिए वहां खड़े थे। वेलकम प्रिंसेस डायना एंड लेडी सहर, ऑफिशियल्स और टाइकून ने एक साथ कहा। तभी एक ऑफिशियल फ्लाइट से बाहर आया और उसने सबसे कहा, थैंक यू वेरी मच, प्रिंसेस विल सी यू सून। इतना कहने के बाद वो पीछे हट गया और डायना आगे आ गई। उसने सबसे हैंडशेक किया और सबको मुस्कुराकर ग्रीट किया। उसने सबसे 2-3 बातें भी की। जब सब डिस्पर्स होने लगे तब एक लंबा और हैंडसम लड़का वहां आया। उसकी हाइट 1.8 मीटर थी और उसका चेहरा बहुत हैंडसम था। हेलो प्रिंसेस डायना, माय नेम इज मिहिर रायजादा, वेलकम टू चंडीगढ़, उस हैंडसम यूथ ने कहा। उस लड़के को देखकर डायना की आंखों में चमक आ गई। वो उस लड़के को देखकर उतना खुश नहीं थी जितना उसके सरनेम को सुनकर थी। हेलो मिस्टर रायजादा, डायना ने कहा और उससे हैंडशेक किया। यह हैंडशेक बाकी लोगों से थोड़ा लंबा था। ये देखकर सब कुछ जलन होने लगी। क्या प्रिंसेस को मिहिर पसंद है? अरे क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? सब लोग उनके रिश्ते को जज करने लगे। ये देखकर मिहिर भी बहुत खुश हो गया। उसे पूरा अटेंशन मिल रहा था, भले ही उसके और डायना के बीच में कुछ ना हो, पर उसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट मिल सकता था, जो बहुत बड़ी बात थी। वेलकम सेरेमनी के बाद सब वहां से चले गए और डायना भी बुलेट प्रूफ कार में बैठकर 5 स्टार होटल में पहुंच गई। उसके लिए लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया गया था। रूम में आने के बाद वो आराम से बैठ गई। तब उसकी मेड ने उसके लिए लगेज में से उसका नाइट ड्रेस निकाला और कहा, प्रिंसेस, डिनर 7 बजे है, आप कुछ देर रेस्ट करेंगी या फिर चेंज करेंगी? I'll tell you, आप बाहर वेट कीजिए, डायना ने कहा। यह सुनकर मेड बाहर चली गई। इसके बाद डायना ने सहर को कॉल किया। सहर, उसके बारे में कुछ पता चला? डायना ने पूछा। उसे उस लड़की के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। डायना, हमें यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुई है, सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे तो ऑर्डर प्रोसेस होने में लगते हैं और 2 घंटे में ऐसे किसी को कैसे ढूंढा जा सकता है? Why are you getting so anxious? डायना ने कहा। I'm sorry sir, I got too anxious. I should have understood. डायना ने अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहा, It's okay, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें उसके बारे में जानने की जल्दी है, पर एक बात बताऊं, जल्दी का काम शैतान का होता है। कुछ बातों के लिए इतना एंग्जियस होना सही नहीं है। अगर तुम्हारा उस लड़के से मिलना लिखा हुआ होगा तो बिना मेहनत किए वो तुम्हारे सामने होगा। You need to relax. सहर ने डायना को समझाया। डायना सहर की बात सुनकर 8 साल पीछे चली गई। उसका 16 बर्थडे था, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। वो रॉयल प्रिंसेस थी, इसलिए सारी फोर्सेस उसे ढूंढने में लग गई थी। इतनी बड़ी फोर्स उन किडनैपर्स का सामना नहीं कर पाई थी और बहुत बुरी तरह से हार गई थी। जब डायना सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तब वहां पर एक लड़का आया जिसकी उम्र उसकी जितनी ही थी और उसने डायना को उन किडनैपर्स से बचा लिया था।
डायना उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। जब उस लड़के ने डायना को इंपीरियल पैलेस ड्रॉप किया, तब डायना ने उस लड़के का नाम पूछा। उसने जवाब दिया, आहान रायज़ादा फ्रॉम इंडिया। क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? आहान की जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? डायना और सहर किसी लड़की के बारे में बात करते हैं जिससे मिलने डायना इंडिया आई है, क्योंकि वो उस लड़की को बहुत पसंद करती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आहान ही होता है। सहर से बात करने के बाद डायना बाथरूम में चली जाती है। फ्रेश होने के बाद उसने एक व्हाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना और डिनर के लिए बैंक्वेट हॉल चली गई। डायना किसी फेरी डॉल से कम नहीं लग रही थी। बैंक्वेट हॉल में सब डायना का इंतजार कर रहे थे। वो मेन टेबल पर कुछ ऑफिशियल्स के साथ बैठी थी। वहाँ पर कुछ और बिजनेस टाइकून्स और मर्चेंट्स भी मौजूद थे। मिहिर भी वहाँ पर था। मिहिर की कंपनी वेस्टर्न लॉ एंड एसोसिएशन थी, जिसे लंदन की रॉयल फैमिली से फंडिंग की बहुत जरूरत थी। मिहिर और डायना ने अपनी अपनी तरफ से कुछ बात की और फिर सब डिनर करने बैठे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली था। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। डायना रॉयल प्रिंसेस थी, इसलिए उसके खाने का तरीका बहुत अलग था। वो बहुत ग्रेसफुली एक एक बाइट ले रही थी। वहीं बाकी सब लोग साथ में ड्रिंक कर रहे थे, जो डायना को कम पसंद था, पर फिर भी अपने मैनर्स का ध्यान रखते हुए लगातार स्माइल कर रही थी वो, और एक ग्लास वाइन के साथ सबके साथ चीयर्स कर रही थी। प्रिंसेस डायना, इट इज वंडरफुल टू हैव यू हियर। मैंने जब से आपको देखा है, मैं आपके चार्म से अट्रैक्ट हो गया हूँ। आई एम श्योर फ्यूचर में हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मिहिर डायना के पास आया और उससे कहा। सब लोग मिहिर को डायना के साथ इतना कंफर्टेबली बात करता देख हैरान थे। उनके लिए डायना का इम्प्रेस होना जरूरी था, क्योंकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए आई थी। अगर डायना इम्प्रेस हो गई तो वहाँ मौजूद सब लोगों को बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। मिस्टर रायज़ादा, इट इज एन ऑनर टू मीट यू। योर टेम्परामेंट इज एक्सीलेंट। मुझे भी लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। डायना ने मुस्कुराते हुए कहा और मिहिर के साथ चीयर्स किया। ये बात सुनकर मिहिर फ्रीज हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉयल प्रिंसेस उससे ऐसे बात करेगी। मैं आपसे ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया से मेरा जो पहला दोस्त था, उसका सरनेम भी रायज़ादा ही था। इनफैक्ट ही इज वेरी स्पेशल टू मी एंड इज माय बेनिफैक्टर। डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात ने मिहिर की सारी खुशी को एम्बैरेसमेंट में बदल दिया। वो अब तक सोच रहा था कि डायना उसके चार्म से इम्प्रेस हुई है, पर ऐसा नहीं था। डायना उसके सरनेम की वजह से उसके साथ इतना कॉन्वर्सेशन कर रही थी। मिहिर ने अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाया और डायना से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका बेनिफैक्टर होगा कोई। मिहिर का चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था। क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? मिहिर ने पूछा। ये बात सुनकर डायना की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सवाल का इंतजार कर रही थी। यस, उनका नाम आहान रायज़ादा है। डायना ने एक्साइटेडली पूछा। कौन? मिहिर ने शौक में पूछा। आहान रायज़ादा? डायना ने फिर से कहा। इस वक्त बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल शांति थी, क्योंकि डायना बोल रही थी। सब ने आहान का नाम सुना। आहान रायज़ादा? कहीं ये उसी आहान की तो बात नहीं करी जिसे हमारे फैमिली से निकाल दिया गया था? मिहिर अंदर ये सब सोच रहा था और बाहर से मुस्कुरा रहा था। दरअसल मिहिर आलोक रायज़ादा का बेटा था और अनन्या रायज़ादा का भाई था, इसलिए वो आहान नाम को पहचानता था। वो आहान से नफरत करता था और उसकी जान लेना चाहता था, इसलिए उसने अनन्या के चेहरे को बर्बाद किया था और उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। अनन्या अब तक पूरी रिकवर भी नहीं हो पाई थी। इस वक्त मिहिर के पास ऑकवर्डली स्माइल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जब मिहिर कुछ नहीं बोला तब डायना ने कहा, मिस्टर रायज़ादा, आप ठीक है ना? यस। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया। मिहिर ने कहा। मिस्टर रायज़ादा, क्या आप आहान को जानते हैं? डायना ने पूछा। वो समझ गई थी कि मिहिर के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। मिहिर भी अब डायना से झूठ नहीं बोल सकता था। वो अपने और आहान के रिश्ते से डायना को छुपा नहीं सकता था। प्रिंसेस डायना,
टू बी ऑनेस्ट, अहान मेरा कजिन भाई है, मिहिर ने कहा और फिर रुक गया। पर फिर भी वो आपका बेनिफैक्टर नहीं हो सकता। मिहिर ने अपनी बात कंटिन्यू की। मेरा बेनिफैक्टर नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डायना ने पूछा। अब वो समझ गई थी कि मिहिर ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। हो सकता था कि मिहिर के भाई का नाम और डायना का बेनिफैक्टर दोनों ही अहान रायज़ादा नाम रहा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अहान बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी है और आप बहुत बड़ी हस्ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों एक दूसरे को जान सके। मिहिर ने कहा। मिहिर डायना की तारीफ भी कर रहा था और उसके सवाल का जवाब भी दे रहा था। फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था कि अहान और डायना एक दूसरे को जान सकते हैं। ये बात सुनकर डायना का मुंह बन गया। उसके मन में अलग सी बेचैनी चल रही थी। उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि मिहिर का कजिन उसका बेनिफैक्टर अहान है। मिस्टर रायज़ादा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे अहान की फोटो दिखा सकते हैं? डायना ने पूछा। ऑफ कोर्स, आप देखकर खुद ही तसल्ली कर लीजिए, मिहिर कहते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गया। सोशल मीडिया पर रेस की वजह से इस वक्त अहान हर तरफ छाया हुआ था, इसलिए उसे कुछ फोटोज मिल गए। इसमें अहान का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसे पहचानना मुश्किल भी नहीं था। एक दो फोटोज देखने के बाद मिहिर ने सबसे क्लियर फोटो डायना को दिखाई। फोटो देखते ही डायना का चेहरा चमकने लगा, पर वो एक पल के लिए मानो वहीं उस पोज में थम सी गई। प्रिंसेस डायना, मिहिर ने कहा। डायना का रिएक्शन देखकर मिहिर भी हैरान था। अब कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि जिसकी बात डायना कर रही थी वो इंसान उसका कजिन निकम्मा अहान ही था। प्रिंसेस डायना, मिहिर ने एक बार फिर से पूछा। मिस्टर रायज़ादा, मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो ये है। डायना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ये बात सुनते ही मिहिर का चेहरा सफेद पड़ गया। जो एक उम्मीद थी कि शायद ये दो लोग अलग हैं, वो भी खत्म हो चुकी थी। डायना का कॉन्फिडेंस ऐसा ही था। मिस्टर रायज़ादा, क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि अहान कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, डायना ने कहा। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि उसे अहान को ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो शायद मनाली में है, मिहिर ने कहा। डायना से बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे अच्छे से छुपाया हुआ था। वो मनाली में है? God, what a wonderful coincidence! किसी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस नहीं बल्कि किसी बच्चे की तरह उछल रही थी वो, जैसे उसे उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। यस, मिहिर ने फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस निकम में अहान का रॉयल ब्यूटी के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है, पर मिहिर को इस वक्त रॉयल फैमिली से फंडिंग की बेहद जरूरत थी, जिसका मतलब था कि मिहिर का डायना से दोस्ती करना और उसकी गुड बुक्स में रहना जरूरी था। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए थे। डायना रायज़ादा फैमिली और अहान की दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी, पर काफी लोगों को उसके बारे में पता था। यहाँ पर मिहिर का बिहेवियर देखकर वो लोग समझ गए थे कि मिहिर अहान का नाम लेकर अब खुद की मदद कर रहा था। डायना बहुत डेस्परेटली मिहिर से पूछना चाहती थी कि अहान उसे मनाली में एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, पर वो इतने लोगों के बीच में सवाल नहीं कर पाई। उसे इस वक्त अहान के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उससे खुश थी। प्रिंसेस डायना, हमारा मिलना किस्मत में लिखा है, तो फिर से हम जरूर मिलेंगे। Cheers to our fate, मिहिर ने कहा। Sure, मिस्टर रायज़ादा, cheers, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 10 बजे डिनर ओवर हुआ। डायना ने सबको सी ऑफ किया और फिर से अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आने के बाद डायना ने खुद से कहा, हाउ बैड, मैं अहान का पता पूछ ही नहीं पाई। अगर मुझे पता चल जाता कि वो कहाँ है तो उसे ढूंढना और आसान भी हो जाता। डायना को इस बात का बहुत रिग्रेट था। हर हाइनेस, आप चेंज कर लीजिए, मेड ने कहा। डायना ने उसकी बात को इग्नोर किया और सबसे पहले सहर को कॉल किया। सहर डिनर के लिए नहीं आई थी। सहर, मुझे वो मिल गया, I have found him, डायना ने उसे नाचते नाचते बताया। क्या कहा तुमने? तुम्हें वो लड़का मिल गया? सहर ने एक बार फिर से पूछा। वो इस बात से बहुत शॉक थी। यस यस यस,
वो चीफ मिहिर का कजिन है। डायना ने शहर से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। शहर भी ये सुनकर हैरान थी। अगर उसे मिहिर के बारे में पता नहीं होता तो वो ये सोचती कि मिहिर ने डायना को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ बोला है। शहर, तुम्हें लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा है? डायना ने पूछा। उसे याद आ गया था कि शहर ने कहा था कि अगर उसका मिलना लिखा होगा तो वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, शहर ने फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा। पहले उसने ये बात सिर्फ डायना को दिलासा देने के लिए बोली थी, पर डायना ने उसकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। ग्रेट, अब आगे वो कहाँ है ये ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी, ठीक है? आई एम सो एक्साइटेड टू फाइंड अहान। कल काम फिनिश करने के बाद हम अहान को ढूंढेंगे, ओके? डायना ने कहा। ओके, शहर ने कहा। इस वक्त डायना अहान के पीछे पागल हो चुकी थी। उसी वक्त होटल की लॉबी में मिहिर कुछ बड़े लोगों के साथ पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। वेल डन मिस्टर दीक्षित, आपने आज का मैटर बहुत अच्छे से हैंडल किया। आगे भी आपको ऐसे ही काम करना चाहिए, किसी ने मिहिर के शोल्डर पर पैट करते हुए कहा। सब लोग मिहिर के बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस थे। यस मिस्टर मिहिर, अब सब आप पर डिपेंड करता है, सबने एक साथ कहा। डोंट वरी, मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा, मिहिर ने कहा। मिहिर को इस वक्त अपने बॉटम्स फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद उसने सबको सी ऑफ किया और फिर अपनी कार में बैठ गया और सोचने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नालायक निकम्मा अहान रॉयल फैमिली को जानता होगा। कहाँ ये नाजायज औलत और कहाँ प्रिंसेस चाइना। मुझे क्या, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मैं अब अहान और डायना के रिश्ते की मदद से अपने फंड्स इकट्ठा करूंगा और अपना बहुत नाम कमाऊंगा। रायज़ादा फैमिली में सब मुझसे खुश होंगे। मिहिर इस वक्त 7वें आसमान पर था। वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील क्रैक करने वाला था। जब अहान को पता चलेगा कि मिहिर उसके नाम की मदद से डील क्रैक करने वाला है, तब क्या होगा? क्या डायना अहान को ढूंढ पाएगी? बैंक्वेट हॉल में डायना को पता चलता है कि अहान मिहिर का कजिन है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अहान शायद मनाली में है। मिहिर फैसला करता है कि वो अहान की मदद से रॉयल फैमिली से बिजनेस के लिए फंडिंग लेगा। अगली सुबह डायना बहुत जल्दी उठ जाती है। उसके चेहरे की स्माइल एक कान से दूसरे कान तक होती है। आज वो अहान को ढूंढेगी और सब सही रहा तो शायद उससे मिल भी लेगी। योर हाइनेस, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश होने के बाद चेंज करेंगी? मेड ने पूछा। नहीं थैंक यू, डायना ने कहा और बाथरूम में चली गई। सुबह 7:30 के बाद एक मिडिल एज आदमी होटल में आया। वो इंपीरियल पैलेस का मेंबर था। उसका रुतबा बहुत ज्यादा था। वो इस बार रॉयल प्रिंसेस के साथ इंडिया आया था। प्रिंसेस, यू डोंट लुक फाइन, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जैसे ही उसने डायना को देखा, उसने सवाल किया। डायना ने मेकअप किया था, पर फिर भी उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। आपको पता चल गया? डायना ने कहा और मिरर की तरफ भागी। वहां से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। एनीवे, आप बताइए, डायना ने पूछा। प्रिंसेस, मैं आपको आज का शेड्यूल बता देता हूँ। इतना बोलकर उसने डायना को पूरे दिन शेड्यूल और मीटिंग लाइनअप बताया और फिर उसने कहा, प्रिंसेस, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसलिए अगर आप चाहे तो हम फील्ड ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, इसके अलावा आपको कुछ काम है? डायना ने पूछा। वो जानती थी कि सिर्फ शेड्यूल बताने के लिए वो इतने सुबह नहीं आएंगे। हाँ, दरअसल वो मिस्टर मिहिर ज्यादा नीचे आए हुए हैं और वो आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था कि मैं उनको आपका जवाब बता सकूं। उस आदमी ने कहा। उस आदमी की ये बात सुनकर डायना की आंखों में चमक आ गई। कल अहान के बारे में जानने के लिए सही मौका नहीं था, पर अब प्राइवेट ब्रेकफास्ट के साथ वो मिहिर से अहान के बारे में और भी जान सकती थी। पहले उसे लग रहा था कि उसके लिए करोड़ों लोगों के बीच में उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो उसके दिल में बसता है, पर यहाँ आकर उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने अहान के बारे में उसे इतना आसानी से बता दिया।
अचानक से डायना के चेहरे की खुशी परेशानी में बदल गई। उसे शहर की बोली बात याद आ गई। आहान अगर मैरिड हुआ तो? प्रिंसेस, आप ठीक है ना? उस आदमी ने पूछा। हाँ हाँ, आप ऐसे कीजिए, मिस्टर रायजादा को नीचे वेट करने के लिए बोलिए, मैं नीचे आकर उनसे मिलती हूँ, डायना ने कहा। इसके बाद उसने खुद से कहा, इन सब के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, पहले आहान से मिले तो सही। डायना को इस तरह देखकर वो मिडिल एज आदमी समझ गया था कि ये सब मिहिर के कजिन आहान की वजह से हो रहा था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। डायना यहाँ आने के लिए सिर्फ आहान की वजह से राजी हुई थी, और वो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वो आहान को उसे बचाने की वजह से ही था। कुछ देर बाद डायना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लॉबी में आई, जहाँ पर मिहिर उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर रायजादा, डायना ने कहा। आफ्टर सीइंग यू इट इज इंडीड अ गुड मॉर्निंग, मिहिर ने स्माइल करते हुए कहा और रिस्पेक्टफुली सर नीचे झुकाया। प्रिंसेस, यू डोंट लुक फाइन, डिडंट यू गेट रेस्ट एट नाइट? मिहिर ने पूछा। यस, आई couldn't रेस्ट, डायना ने कहा। रेडी, शायद मेरी गलती है, ये होटल आपके लिए सही नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा होटल अरेंज कर देता हूँ। मिहिर ने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जेट लैग की वजह से रेस्ट नहीं कर पाई। डायना ने कवर अप किया, क्योंकि वो रेस्ट न कर पाने की असली वजह उसे नहीं बता सकती थी। आई होप योर जेट लैग गेट्स फाइन सून, मिहिर ने कहा। थैंक यू, ब्रेकफास्ट के लिए चले? डायना ने कहा। इसके बाद दोनों डाइनिंग हॉल में गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। बीच में ही डायना ने कहा, मिस्टर रायजादा, मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्रिंसेस, इट विल बी माय ऑनर, मिहिर ने कहा। मैं इस बार इंडिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि आहान से भी मिलने आई हूँ, क्या आप मेरी बात आहान से करवा सकते हैं? डायना ने पूछा। प्रिंसेस, दरअसल बात यह है कि आहान और मैं बहुत सालों से मिले नहीं हैं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, पर मैं उसका नंबर अरेंज करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। मिहिर ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं पर हूँ कुछ वक्त, आप प्लीज आहान का नंबर अरेंज करवा दो, डायना ने कहा। श्योर, मिहिर ने कहा। फिर उसने कुछ देर सोचा और फिर से कहा, प्रिंसेस डायना, मैं भी आपसे एक मदद चाहता हूँ। बोलिए, अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, डायना ने कहा। आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और फंड फ्लो भी अच्छा है, क्या आप अथॉरिटीज से कहकर यहाँ इन्वेस्टमेंट का पैसा बढ़वा सकती हैं? मिहिर ने कहा। मैं उनसे बात करूंगी, डायना ने कहा। इतने में डायना का फोन बजा और उसने उठाते ही कहा, सहर, where are you? I got news for you. आहान और मिहिर एक दूसरे के दुश्मन है, सहर ने कहा। ये बात सुनकर डायना के होश उड़ गए। मिहिर ने उसे दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अचानक से डायना उठकर साइड में चली गई और मिहिर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सहर ने डायना को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर डायना को बहुत गुस्सा आने लगा। सहर, प्लीज गेट मी आहान्स नंबर, डायना ने कहा। यस, आई विल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इट विल टेक टाइम, बट आई विल गेट यू हिज नंबर, सहर ने कहा। जब डायना सहर से बात कर रही थी, तब मिहिर ने अपने सीनियर्स को कॉल करके उसके और डायना के बीच की बात बताई। उसके सीनियर्स उससे बहुत खुश हो गए, क्योंकि मिहिर की स्मार्टनेस की वजह से उन्हें रॉयल फैमिली से फंडिंग मिलने वाली थी। सहर से बात करने के बाद जब डायना वापस आई तो उसका मूड उखड़ा हुआ था, क्योंकि अब उसको रायजादा फैमिली का सच पता चल चुका था। मिस्टर रायजादा, आपने कहा था ना कि आपको आहान के बारे में नहीं पता है? डायना ने पूछा। आप और मेरे आदमी पता लगा रहे हैं, मिहिर ने कहा। यू लायर, मैं जान गई हूँ कि यू हेट आहान, वो रायजादा फैमिली का सक्सेसर है, इसलिए आप लोग मिलकर उसे मारना चाहते हैं। You had attacked him so many times, और आप यहाँ इतने शांत और सुशील होने का नाटक कर रहे हैं, डायना ने गुस्से में कहा। ये बात सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि डायना ऐसा क्यों कह रही थी। नो प्रिंसेस, ऐसा नहीं है, मैं अपने कजिन को मारना क्यों चाहूंगा? मिहिर ने पूछा। शट अप,
डायना ने कहा और वहां से चली गई। रूम में आने के बाद उसने अपनी चीफ को बुलाया और उससे कहा, चीफ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने आए थे वो तुरंत रोक दी जाए और आज मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी जाए। प्रिंसेस, अचानक से क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रही है? चीफ ने पूछा। डायना ने चीफ को सारी बात बताई। ओके प्रिंसेस, एज यू से, चीफ ने कहा। वेस्टर्न लायन एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर देना कि अगर उन्हें हमसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उन्हें मिहिर रायजादा को उसकी पोजीशन से हटाना होगा और इसके लिए उनके पास बस 24 घंटे हैं। इसके बाद हम उनकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। डायना ने कहा। ओके प्रिंसेस, चीफ ने कहा। चीफ ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि आहान डायना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पर आने के लिए सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि वो जानती थी कि आहान यहीं पर है। आहान के साथ गलत होता देख डायना को गुस्सा आ गया और उसने ये फैसला लिया। इस वक्त वेस्टर्न लायन एसोसिएशन के लोग बहुत खुश थे क्योंकि मिहिर ने उन्हें कॉल करके बताया था कि प्रिंसेस डायना इन्वेस्टमेंट के लिए मान गई है। तभी वहां पर सीईओ का सेक्रेटरी आता है। सर, मेरे पास एक न्यूज है, सेक्रेटरी ने कहा। क्या हुआ? सीईओ ने पूछा। अभी अभी इंपीरियल पैलेस के चीफ का मैसेज आया कि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स रोक रहे हैं और आज की सारी मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। सेक्रेटरी ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी मिहिर का कॉल आया था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो प्रिंसेस के साथ ही तो है। सीईओ ने कहा। सर, सब कुछ मिहिर सर की वजह से ही हो रहा है। बताया गया है कि प्रिंसेस चाहती है कि मिहिर सर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। अगर हम उनके इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं तो मिहिर सर ने किसी आहान को ऑफेंड किया है, इसलिए प्रिंसेस ने ये फैसला लिया है। सेक्रेटरी ने कहा। व्हाट? चीफ से मेरी बात कराओ, सीईओ ने कहा। सेक्रेटरी ने तुरंत चीफ का नंबर डायल करके सीईओ को दे दिया। हेलो, चीफ ने कहा। हेलो चीफ, क्या आपने जो मैसेज भिजवाया है वो सही है? क्या रॉयल फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रही है? सीईओ ने पूछा। यह प्रिंसेस का डिसीजन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपके पास 24 घंटे का वक्त है मिहिर रायजादा को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए, चीफ ने कहा। पर इससे पहले सीईओ कुछ कह पाता, चीफ ने फोन रख दिया। What the hell? Call that stupid man right now. सीईओ अपना सर पकड़कर बैठ गया और मिहिर को कॉल करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही मिहिर ने कॉल उठाया, सीईओ ने कहा, तुम एग्जैक्टली क्या करके आए हो? सर, इससे पहले मिहिर अपनी बात पूरी कर पाता, सीईओ ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। बस कुछ भी करके आधे घंटे में प्रिंसेस को इम्प्रेस करो और मीटिंग फिक्स करो। मुझे आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? यस सर, यस सर, मिहिर ने कहा। मिहिर ने कभी नहीं सोचा था कि आहान की वजह से उसके हाथ से इतना बड़ा मौका चला जाएगा। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे डायना मान जाए और इन्वेस्टमेंट कैंसिल ना करे। बहुत सोचने के बाद मिहिर ने डायना से पर्सनली बात करने का फैसला किया। इस वक्त उसका एटीट्यूड उसे बचा सकता था। मिहिर बहुत देर तक होटल की लॉबी में डायना का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वहां पर डायना अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आई। उसे देखकर जब मिहिर ने कदम आगे बढ़ाए तब उसे बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया। Your Highness, please listen to me. मिहिर ने कहा, Get lost from here, else you'll have to bear the consequences, and I promise that won't be good for you or for your business. डायना ने बिना सुने कहा, ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। मिहिर ने कहा और वहां से चला गया। इसके बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे ये इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल जाए। दिमाग में बस यही चल रहा था कि सिर्फ आहान है जो उसकी मदद कर सकता है। मिहिर ने अपने लोगों को बोलकर आहान का नंबर निकालने के लिए पहले ही कह दिया था। कुछ ही देर में मिहिर के फोन पर मैसेज आया जिसमें कुछ नंबर्स की लिस्ट थी। मिहिर समझ गया था कि अब उसे सिर्फ आहान ही बचा सकता था। मिहिर ने एक नंबर डायल किया और उसके आंसर होने का इंतजार किया। इस वक्त आहान एक विला में शिफ्ट हो गया था। अपने फोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर आहान ने उसे इग्नोर कर दिया। क्या आहान कॉल उठाएगा?
क्या वो मिहिर की मदद करेगा? नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है एंड जो चीजें होंगी नेक्स्ट एपिसोड में सच में मजा आने वाला है। एंड क्या होगा आगे जो भी होगा सच में बवाल होने वाला है। और शायद हमने नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर करना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का न्यू महा एपिसोड लेकर। एंड गाइस हमारा सॉन्ग आ रहा है तो प्लीज उसको भी वॉच करना, सेकंड चैनल पर अपलोड होगा एंड इस पर भी हम जो है कर देंगे एंड इंस्टा पर तो अपडेट कर ही देंगे, ठीक है। तो गाइस जो है प्लीज सपोर्ट करना एंड आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके एंड बाय बाय।